नमस्कार, मैं राणा यशवंत आज कार सत्र में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। यूजीसी के नए नियम को लेकर देश भर में बहस है। एक वर्ग विशेष की तरफ से विरोध है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अलग थलग किए जाने का रोष है और जातीय तौर पर आक्रामक, उन्मादी, अराजक होने का एक तरह से इस कानून का जो इशारा है उसको लेकर ज़बरदस्त नाराज़गी है। न्यूज़ इंडिया यूजीसी के नए नियम को लेकर बहसों का एक सिलसिला चलाए हुए है और हम मानते हैं कि कोई भी अपमानजनक बर्ताव, हिंसा या फिर किसी दूसरे तरह का अपराध अगर एक वर्ग या जाति के नाम पर थोप दिया जाए तो फिर आवाज़ उठाना सिर्फ ज़रूरी नहीं बल्कि फ़र्ज़ भी है। यूजीसी के नए नियम के मुताबिक किसी भी उच्च शिक्षा संस्थान, जिसको हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, उनमें ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के खिलाफ जाति, जन्म, रंग वगैरह के आधार पर कोई बर्ताव या हमला होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसको तय करने के लिए 3 आधार पर व्यवस्था बनाई गई है। इस व्यवस्था के बारे में बताने से पहले हम आपको यह बताना ज़रूरी समझते हैं कि इस तरह के भेदभाव और उत्पीड़न के लिए 2012 में कानून बना था। उसमें मुख्य रूप से एससी, एसटी छात्रों के खिलाफ अपराधों में सज़ा का प्रावधान था, लेकिन संस्थानों की व्यवस्थागत जवाबदेही तय नहीं की गई थी। यह जो कानून इस बार बना है, जो यूजीसी ने 13 तारीख को बनाया है, इसको हम इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर कहते हैं। जांच और सिफारिशों के लिए एक इक्विटी समिति, अपील के लिए एक बाहरी लोकपाल, दूसरा इक्विटी स्क्वाड, इक्विटी एम्बेसडर और 24 घंटे इक्विटी हेल्पलाइन जैसी सुविधाएं भी होंगी। ये सारी बातें ठीक हैं, लेकिन सबसे अहम ये है कि यूजीसी के पास इन नियमों को लागू करने की ताकत है। नियम 11 जो है वो ये कहता है कि जो संस्थान पालन नहीं करेंगे, यूजीसी उनको अपनी योजनाओं से बाहर कर सकता है। डिग्री या ऑनलाइन जो कार्यक्रम होते हैं उनकी अनुमति भी रद्द की जा सकती है। मान्यता प्राप्त सूचियों से बाहर किया जा सकता है। लेकिन यूजीसी के नियम पर इतना विवाद क्यों है और इस विवाद का समाधान क्या है, इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम आपको विरोध करने वालों की दलील क्या है और समर्थन करने वाले लोग अपनी तरफ से तर्क तक क्या दे रहे हैं, यह सुनाना चाहते हैं। सुनिए। वो नियम सामने आए हैं, उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले एससी एसटी का भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है, कितनी सही है, ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ ओबीसी को जोड़ा गया है तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों न जोड़ा जाए, कि जातिगत भेदभाव को और बढ़ावा देते हैं जो गैर संवैधानिक। इसके कारण लोगों के अंदर आक्रोश पैदा। अगर किसी बाग में एक पौधा छोटा रह गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि प्रोटेक्शन और इक्वलिटी के नाम पर बाकी पौधों को ऊपर से काट दिया जाए। अतीत का पन्ना बंद हो चुका है। 21वीं सदी के जिस दौर में हम जी रहे हैं, ये जातियों की विदाई का समय है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हम सब के लिए आप पिता समान हैं। एक बच्चे को खुश करने के लिए दूसरे को बेवजह थप्पड़ मत मारिए। आपकी ममता और स्नेह पर हम सब का बराबर अधिकार है। यूजीसी का काला कानून वापस ले लीजिए। जाति अभी समझ में आई है। 3000 साल पहले जब मेरे पैरों में जब हम लोग का झाड़ू बांधा जाता था, उस समय आपको जाति नहीं समझ में आया? जब हम दलितों का गले में हाड़ी लटकाया गया, उसमें जाति का बात नहीं समझ में आया? जब हमारे कमर में घंटी लटकाया गया, उसमें जाति की बात आपको नहीं याद आई? जब रोहित बेमुल्ला जैसे विद्वान छात्र जब मर जाता है, डेथ कर देता है प्रताड़ित के कारण, आपने प्रताड़ित किया, उस समय जातिवाद याद नहीं आया? पहले तो आप बहुत ढोल पीट पीट करके कह रहे थे कि हमारे भाई हैं ओबीसी। अभी कहां चले गए ओबीसी? ओबीसी के बारे में अभी आप क्या क्या बोल रहे हैं? इस मुद्दे पर चूंकि गर्मा गर्म बहस में तब्दील हो चुका है, पूरे देश में कोने अतरे में, गांव कस्बे तक में इस पर चर्चा है। लाजमी है कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, ज़रूरी है कि इस पर बात होनी चाहिए और लगातार होती रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे पहलू और बहुत सारे चेहरे बार बार आपके सामने आते जा रहे हैं। मेरे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं और प्रोफेसर कौशल पवार हैं, जो इग्नू की प्रोफेसर हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है और बेहतर ये है कि मैं इन स्टूडेंट्स के बीच में
बैठूं और इनसे जानूं कि आप जब विश्वविद्यालय परिसर के भीतर होते हैं, आपके साथ जो साथी होते हैं, कभी आपने जाना है कि उनकी जाति क्या है? कभी आपने पूछा है कि हम एक थाली में खा रहे हैं, तुम किस गांव से आए हुए, तुम्हारी जाति क्या है? कभी आपने जानने की कोशिश की है कि आपके रूम में जो आपका रूममेट है, जो बगल में आपका बेड पर है, उसको पूछा कि तुम्हारे घर में कैसे हालात हैं, तुमने क्या भोगा है, तुम किस जाति से आते हो? शायद नहीं होगा। फिर भी इन लोगों के बीच में इनकी राय जानना ज़रूरी है, ताकि नौजवानों की वह राय जो विश्वविद्यालयों के या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के कैंपस में तैयार हो रही है, उपज रही है, या वह नाराज़गी, आक्रोश या असहमतियाँ जो पैदा हो रही हैं, उनको हम आप जान सकें। कौशल पवार जी हमारे साथ हैं, उनके पास भी आऊँगा, लेकिन ये सब लोग हैं तो मैंने कहा कि एक बार इनके बीच में बैठा जाए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय जाना चाहता था, लेकिन किसी वजह से मैं वहाँ नहीं पहुँच पाया, तो मैंने कहा कि अगर आप लोग आ सकते हैं तो आप लोग आ जाइए। तो आप सब आ गए। पहले मैं चाहता हूँ कि अपना परिचय दो आप लोग, और ये यूजीसी का नियम है, इस पर आप लोगों की अपनी राय क्या है? आप क्या महसूस करते रहे अभी तक? क्या आप महसूस कर सकते हैं? यह आप ज़रा। मेरा नाम विष्णु प्रताप सिंह है। मैं शोध छात्र हूँ दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से। मुझे ये UIN 01/2026 ये UGC का जो रेगुलेशन आया है उसका विरोध है। मैं विरोध करता हूँ, और विरोध करने के इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये हमको जाति इस रेगुलेशन से सामान्य SC ST OBC और थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। बोलिए, आप बोलिए। इस रेगुलेशन से सर सिर्फ विश्वविद्यालय जाति संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। आप अपना नाम बताइएगा, फिर बताइए। मेरा नाम आनंद मिश्रा है, और इस कानून में जो टेक्निकल चीज़ें, छोटे छोटे कॉजेज़ इसमें हैं, लेकिन कुछ जो अहम चीज़ है जिस पे समस्याएं बढ़ सकती हैं। समस्याएं बढ़ने का मतलब है कि जिस विश्वविद्यालय परिसर के अंदर एक थाली में जनरल OBC SC बैठ के एक रोटी खा रहा था, वो खाई कहीं न कहीं से मुझे लगता है कि और गहरी होती जाएगी पटने के बजाय। लंबे समय से आज़ादी का इतना लंबा वक्त बीत चुका है और आज भी हम वहीं पड़े हैं। जैसा कि अभी बयान मैं सुन रहा था, तो ये तो वही बात हुई कि पूर्वजों ने क्या किया तो उसका बदला अब आज 2026 में। जैसे अगर बदले की भावना से कोई, इसमें तो सभी वर्गों को समर्थन करना चाहिए। जनरल में तो EWS भी कैटेगरी है, वो भी आरक्षित कैटेगरी है, तो उनके भी साथ तो बहुत जगह भेदभाव है। कभी किसी OBC SC के ग्रुप के या नेता या संसद में बैठे बड़े लोग या नीति नियामक लोग हैं, वो कभी नहीं कहे कि सुदामा कोटा, भिखारी कोटा ये कहना बंद कर दो EWS के लिए जो 10% का है। ये भी तो अपना एक तरीके से खाई गहरी कर रहा है। तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के और सरकार को किसी भी राजनीतिक हित से छात्रों के भविष्य के साथ नहीं खेलना चाहिए। शिक्षा के मंदिर को मंदिर ही रहने दें, वहाँ मत बंटने दें, ताकि जो जनरल OBC के साथ बैठ रहा है, SC के साथ बैठ रहा है, कल से वो देखते ही रास्ता बदल दे और आपसी बैबनस से और पीछे कटाक्ष होने लगे और उसका मिसयूज। सबसे बड़ी बात है कि इसका मिसयूज बहुत होने के आसार है। ना जाने कितने केसेस हैं। लखनऊ खंडपीठ के बहुत सारे जजमेंट है SC ST एक्ट के, और उसमें आप देखेंगे जाके, वो तो सारी ऑनलाइन सब PDF पड़ी हुई है कि इसका दुरुपयोग उसके पहले कितना होता है। शिकायत कर जी, मुझे लगता है कि आप सुन नहीं होंगी। ये नौजवान हैं, परिसर के भीतर जो माहौल रहा है लंबे समय तक साथ साथ रहने से एक माहौल बना, और वो माहौल जो है वो समता का हो गया। कम से कम हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं होता है कि किसी आदमी के खिलाफ जाति के आधार पर कोई टिप्पणी हो या फिर उसको किसी तरह के भेदभाव का शिकार होना पड़े। यह जो इस बार नियम UGC का है, आप कैसे देखती हैं? भारतीय परंपरा रही। कौशल जी, आपको मेरी आवाज़ आई? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? शायद ठीक पहुंच पा रही है। हेलो, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है? कौशल जी को आवाज़ नहीं जा रही है। मैं चाहता हूं कि आप में से अभी हाँ बोलिए। इस रेगुलेशन से सर विश्वविद्यालयों में सिर्फ जाति संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसी देश में सर जब SC आयोग है, ST आयोग है, OBC आयोग है, महिला आयोग है, दिव्यांग आयोग है, तो ऐसे रेगुलेशन लाने की कोई ज़रूरत नहीं है सर।
इसी देश में जब सर अफजल को वकील करने का मौका मिलता है, दलील करने का मौका मिलता है, कसाब को अपील करने का, वकील करने का मौका मिलता है, तो ये रूरल एक्ट की तरह सामान्य वर्ग के छात्रों को क्यों नहीं मौका मिलता है? इसमें सर क्लाज है 5(7) जो है, इसमें जो समता केंद्र बनेगा उसमें 10 सदस्य बनेंगे, लेकिन 5 सदस्य की अनिवार्यता है, जिसमें SC ST OBC महिला और दिव्यांग होने चाहिए। इसमें कहीं अनिवार्यता नहीं है कि इसमें कहीं भी सामान्य वर्ग का होना चाहिए। अगर मान लीजिए सामान्य वर्ग का कोई शिक्षक या वाइस चांसलर या प्रिंसिपल है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं रहेगा। इससे सर हमारी बातें कौन सुनेगा? तो इसका और दूसरी बात ये है सर, इसमें छात्र की जो परिभाषा दी गई है, तो उसमें छात्र ऐसे व्यक्ति को छात्र माना जाएगा जो नामांकित है या नामांकन लेना चाहता है। कोई गाँव में बैठा है तो उसको भी छात्र माना जाएगा। तो वो कहीं भी हमारे द्वेष भावना से, प्रतिशोध से, किसी कारण से कौशल जी आप सुन रही हैं, मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया चाहता हूँ। बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ अब शायद ठीक से आ रही है? जी आ रही। मैं हमारे शोधार्थी से मैं अपनी बात जब कहना चाह रही थी, बीच में शायद आवाज़ चली गई। बस ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अच्छी परंपरा है कि शोधार्थी या छात्र और अध्यापक आमने सामने चर्चा कर रहे हैं। मैं एक शिक्षक होने के नाते ये कहना चाहूँगी, हमारे जितने भी यहाँ छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के बैठे हैं, क्या सच में उन्होंने ये गजटेड नोटिफिकेशन पढ़ा है? इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि जो 2 छात्र रिप्रेजेंटेशन होगा वो किस समुदाय से होगा और बाहर का होगा या अंदर का होगा? इसमें साफ साफ लाइन में ये लिखा हुआ है कि 2 छात्र प्रतिनिधि जिनका नामांकन शैक्षणिक योग्यता, खेलों में उत्कृष्टता, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा, विशेष आमंत्रित के रूप में। यहाँ पर कहीं ये नहीं कहा गया कि वो शोधार्थी या वो छात्र किस समुदाय से होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो अभी छात्र बोल रहा था कि हमारे यहाँ विश्वविद्यालयों में जो हम SC ST OBC के साथ बैठ के खाना खाते थे, अब हम बचेंगे। मैं अपने बहुत अच्छे जो हमारे प्रतिभावान छात्र यहाँ बैठे हुए हैं, छात्र देश का भविष्य होते हैं और राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, मैं उनसे ये जानना चाहती हूँ, क्या सच में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी वाइस चांसलर हैं, कितने SC ST OBC समुदाय के हैं? ये पहला मेरा सवाल है। वह ये है कि 54 के आसपास वाइस चांसलर्स हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, केवल एक वाइस चांसलर है रिजर्वेशन कैटेगरी से। मेरा एक सवाल है। मुझे पूरा करने दीजिए। जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के, ये जो छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के हैं, मैं इन्हीं से पूछना चाहूंगी, जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेज हैं, 85 के आसपास कॉलेजेज हैं, 87, उनमें से सिर्फ 2 या 3 को छोड़ के किस कमेटी से जो प्रिंसिपल हैं वो किस समुदाय से आते हैं? नंबर 3, जो कमेटी का कंपोजिशन है उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि ये जो संस्थान का प्रमुख अध्यक्ष होगा वह केवल SC ST OBC समुदाय का होगा। इसमें साथ ही साथ लिखा हुआ है कि उच्च शिक्षा संस्थान के 3 प्रोफेसर वरिष्ठ संकाय सदस्य के रूप में होंगे। ये कहीं ये लिखा नहीं गया इस गजटेड नोटिफिकेशन में कि वो जो कंपोजिशन होगा उसमें केवल SC ST OBC के अलावा कोई भी जनरल कैटेगरी का नहीं आएगा। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि जितनी भी कॉलेजेस में कमेटी बनी हुई है, मेरा शोधार्थी से, छात्र से ये कहना है कि आप उनके कंपोजिशन को एक बार देख लीजिए। कौशल जी, मेरा एक सवाल आपसे है, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? जी। अगर आपने विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर की तादाद जितनी होनी चाहिए, आप कहती हैं कि वो जितनी आपकी भागीदारी समाज के भीतर है उस तादाद में होनी चाहिए, मैंने मान लिया फिलहाल के लिए। अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जितने प्रोफेसर होने चाहिए वो उस तादाद में नहीं हैं, उसके कारण अलहदा हैं, मैंने छोड़ दिया, मैंने मान लिया। लेकिन कैंपस के भीतर जो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, क्या आप इस तरह के प्रतिशोध को वहाँ जाकर के स्थापित करना चाहती हैं? क्या आप ये चाहती हैं कि OBC का लड़का जो है वो SC पर इस तरह का कोई भी बर्ताव व्यवहार नहीं करेगा जिसमें कानून आड़े आए, SC का कोई लड़का ST पर नहीं करेगा जिसमें कानून आड़े आए, यानी कि OBC ST ST यह सब अच्छे बर्ताव के लड़के हैं। अगर कोई उद्दंड है, अगर कोई उज्जड है, अगर कोई इस तरह से जातिवादी है, तो वो सिर्फ यही लोग हैं जो 15% हैं। आप अगर जिन आधार पर कैंपस के भीतर बच्चों को इस तरीके से टारगेट कर रही हैं, मेरा सवाल आपसे है कि आपके भीतर जो एक आक्रोश है कि मेरी नुमाइंदगी वैसी नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है, मैंने मान लिया, उसको होना चाहिए जिस तरह पे उसका उसकी व्यवस्था अलग से है। लेकिन कैंपस के भीतर स्टूडेंट होता है, आप भी टीचर हैं, आप टीचर होती हैं, लेकिन एक बड़ा तबका 85% का
वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अगर उसको कहीं से खतरा है, संकट है, उसको किसी तरह से टारगेट किया जा सकता है, तो यही 15% लोग करेंगे। इनके खिलाफ मुकदमा होने चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। यह आप मानती हैं ना? देखिए मैं नहीं, सबसे मानती हैं पहले ना? मैं बिल्कुल ये मानती हैं मानती ना? हूँ, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि शैक्षणिक माहौल में सौहार्दपूर्ण और सामाजिक सौहार्द के साथ, समानता के साथ छात्र अध्यापकों का व्यवहार होना चाहिए। आप लंबे समय लेकिन से हैं, आपने कितना केस पाया होगा कि मुझे SC ST के लड़कों का उत्पीड़न आपके सामने हुआ होगा और इस तरीके से 99% चौंकाने वाला आंकड़ा है। 99% मैं एक यूजीसी ने आंकड़ा जो दिया है ना, वो यूजीसी मैं का दे रहा आंकड़ा हूं, हमारा आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। 118% की बढ़ोतरी हुई है। हाँ कौशल जी, ये आंकड़ा जो है ना, यही आता हाँ। है 118%। लेकिन कभी आपने यह नहीं ये कहा रिपोर्टेड कि है। 90% से ज्यादा मामले जो हैं वही सुलझा लिए गए। ये आपने नहीं बताया। 118% का इजाफा जो हुआ है, यह सिर्फ वो जुबानी जमा खर्च है जो एक आदमी से दूसरे तीसरे तक बढ़ता रहता है। लेकिन कभी किसी ने नहीं बताया कि इसका जो दूसरा सच है, जो अर्ध सत्य है, वो ये है कि 90% ज़्यादा मामले सुलझा लिए गए। यानी कि छोटे थे वो, बस वहीं थे, वहीं सुलझा लिए गए। बाकी जो मामले थे उन पर एक्शन हुआ। और 2012 में जो कानून बना हुआ है, उस कानून में ऐसा क्या है कि आपको फिर से थोपना पड़ा कि नहीं यार, कमेटी बनाओ, इनको बुलाओ, और इनको अगर तुमने एक्शन नहीं लिया तो यूजीसी के सारे प्रोविजंस तुम्हारे लिए बंद। मैं रोली जी को शामिल करना चाहता हूँ। रोली जी, आप तो राजनेता भी रही हैं, अब पॉलिटिकल एनालिस्ट आज की तारीख में हैं, और इस मामले पर आप 2-3 दिनों से देख रहे हैं कि आप सजग भी हैं, सक्रिय भी हैं। आपकी मैं अपनी राय चाहता हूँ। देखिए, जैसा कि अभी मैं मनोज जी को भी सुन रही थी और ये कहा गया था कि अगर आपको किसी बागवान में कोई पेड़ लगाने हैं और कुछ पेड़ छोटे रह गए हैं, तो उसका आशय ये कहता ही नहीं है कि बड़े पेड़ों को आप काट दीजिए। और कभी भी किसी लकीर को मिटा करके दूसरी लकीर को बड़ा करने का जो सिद्धांत है, वो हमेशा से गलत पाया गया है। मैं आपको कहना चाहती हूँ यशवंत जी, कि जो मैडम ने अभी कहा, मैडम ने बहुत अच्छी बात कही, मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत थी। और आज अर्ध सत्य में आपने प्रबुद्ध लोगों को यहाँ बुलाया, आपका भी साधुवाद। लेकिन अंत में आते आते वो ये आ गई कि जो वाइस चांसलर्स हैं उनकी भागीदारी कम है, वो दूसरे जो समुदाय के लोग हैं उनकी भागीदारी ज्यादा है। तो ये जो एक पूरा पूर्वाग्रह कह सकते हैं, स्टीरियोटाइप्स है, इसमें जीने वाली जो मानसिकता है, ये कहीं ना कहीं शैक्षणिक माहौल को पूरी तरीके से खराब कर देती है। दूसरी चीज जो आपने कहा यशवंत जी, कि छात्र एक बड़ी संख्या में छात्र वहां पर हैं, और छात्र में कोई भी उद्दंड हो सकता है, कोई भी अभद्र हो सकता है, कोई भी व्यक्ति इस मानसिकता का हो सकता है कि दूसरे को कष्ट पहुंचाए। तो जो 15% लोगों को छोड़ दिया गया और उनको इस तरीके से आरोपित कर दिया गया कि सवर्ण जाति के लोग जो हैं वही उद्दंड हो सकते हैं, वही अभद्र हो सकते हैं, वही गलत व्यवहार कर सकते हैं, ये अपने आप में इस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। और पूरी जो ये नीति बनाई गई है, मैडम कह रही थी कि नहीं किसी का नाम नहीं आया है, लेकिन अगर आप समिति बनाते हैं, इसमें भी उस वर्ग को अछूता रखा गया, उस वर्ग को जोड़ा नहीं गया है। इस बात की क्या गारंटी है, इस बात का क्या आशय है कि विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों या पढ़ाने वाले शिक्षकों में जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं उनके साथ अत्याचार नहीं होगा या उनके साथ गलत नहीं होगा? इस बात को कौन निर्धारित करेगा? तो दंड का जो प्रावधान है, उस प्रावधान में भी कहीं ना कहीं नाइंसाफी की गई है। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक वर्ग को टारगेट किया गया है सरकार का, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसके साथ बंगाल में भी चुनाव है। बहुत सारा चुनावी रणनीति को सोचते हुए और एक वोट को टारगेट करते हुए कुछ आप नीतियां तो बना देते हैं, लेकिन उस नीतियों का प्रभाव आम जनमानस पर, आम शैक्षिक, जैसे हमने बचपन से सुना कि आप शिक्षार्थ ज्ञानार्थ आइए, शिक्षार्थ जाइए, धर्मार्थ जाइए, ये हर विद्यालय पे लिखा होता था। तो हम ज्ञान लेने के लिए आ रहे हैं और धर्म के लिए या शिक्षा के लिए जा रहे हैं, उस माहौल में आप जातिगत जो अलगाव है, भेदभाव है, उसको आप और बढ़ावा दे रहे हैं। मैं आता हूँ। रोली जी की राय मोटे तौर पर बिल्कुल साफ है। कालीचरण स्नेही जी, बिना किसी सवाल के मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप सुन रहे हैं शो को। की कोशिश कर रहे हैं। जी यशवंत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा है, इसमें प्रोफेसर कौशल पवार जुड़ी हैं, रोली मैडम जुड़ी हैं, सब बहुत विद्वान विदुषी हैं हमारे। देखिए, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में HOD हिंदी विभाग रहा। हिंदी विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय का एक शोध छात्र भी था, बोल रहा था। उसने कहा, और आपने अपने उसमें कहा एंकरिंग में कि जो है यशवंत जी, कि
पता हम लोग नहीं जानते हैं कि ये किस वर्ग का है, किस जाति का है, फलाने का है, ये है, ये सब अलंकारिक है। आपको पता हो, जो भी सिस्टम से जो सबको पता है कि बाकायदा कैटेगरी वाइज ही एडमिशन होते हैं, लाइन लगी होती है, सारा का सारा। एससी की कट इतनी जा रही है, कट लिस्ट ओबीसी की इतनी जा रही है, एससी और जनरल की इतनी जा रही है, फलाने की इतनी जा रही है, सारा का सारा आता है। ये सिगुफेबाजी है और कोई नहीं जानता है क्या है। हम थाली में खाते हैं, अत्याचार। अभी एक कष्ट है। अच्छा देखिए, जो बिल्कुल मैडम ने पढ़ा, पवार मैडम ने ठीक पढ़ा कि भाई जो 3 प्रोफेसर होंगे उसमें कहीं नहीं लिखा है कि ये प्रोफेसर एससी के ही होंगे। एससी का 1 सदस्य, ओबीसी का 1 सदस्य और 1 सदस्य जो है आदिवासी का। 10 सदस्यीय समिति है, 7 सदस्य कोई भी हो सकते हैं। महिलाएं हैं, उसमें जरूरी नहीं कि महिलाएं एससी की ना हो, उसकी सवर्ण की ना हो। जो विकलांग हैं वो तो स्वाभाविक है, कोई जाति देख करके थोड़ी विकलांग होगा, वो उसमें से भी आ सकता है। सबसे बड़ी जो चीफ है संस्था का, वो तो कुलपति है। और कुलपति कितना परसेंट है? 98% कुलपति वही बैठे हैं। फिर रजिस्ट्रार उसका सचिव है, वो भी वही होना है। अब बताइए क्या कहाँ बचा है कोई? अच्छा, सीनियर प्रोफेसर और जो दूसरे प्रोफेसर हैं वो पोजीशन में होंगे, एकेडमिक पोजीशन में। तो आजकल जब एससी और ओबीसी माइनॉरिटी के टीचर ही वहाँ नहीं है तो वो उस पोजीशन में तो होंगे ना, वो डीन होंगे ना, एकेडमिक होंगे ना, फलाने होंगे। ये सिगुफेबाजी है, फिजूल की। ये बिल्कुल बेकार की चीज है। अच्छा देखिए, कौशल पवार जी तो जानते हैं, हम सब जानते हैं, आमिर खान का उनका इंटरव्यू कितना प्रसिद्ध हुआ। ये प्रोफेसर हुए, उसके पहले कितना इनको परेशान किया गया, किस तरह से जाति का उत्पीड़न हुआ, किस तरह से हॉस्टल में खुद जाकर के सवर्ण महिला किस तरह से भेदभाव करती थी, सारी दुनिया ने सुना। उसके कारण उनको ख्याति भी मिली है। ये इस तरह की बात है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, ब्राह्मण ने झंडा क्यों, ब्राह्मण क्यों कह रहा है कि हम ही भाई अत्याचार करेंगे? अरे भाई, कोई मुसलमान नहीं आ रहा, कोई सिख नहीं आ रहा, कोई जैन नहीं आ रहा, कोई कायस्थ नहीं आ रहा, कोई वैश्य नहीं आ रहा, तमिलनाडु से कोई नहीं आ रहा, बेंगलोर से कोई नहीं आ रहा। ये अच्छा, दूसरी बात है, कहा अपराधी हम ही होंगे। अरे भाई, जितने भी केस हैं उनमें अपराधी सवर्ण ही है, सवर्ण टीचर ही है। अच्छा देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पे लाया गया ये। कालीचरण जी, दूसरी बात है कि आप प्रोफेसर हैं, नहीं, मैं अपने मेहमान को पूरा मौका देता हूं। मैं चाहता हूं कि ये हो हल्ला हंगामा ना हो, मुर्गा लड़ाई ना हो, लेकिन आप मुझे भी बोलने का मौका देंगे? बात सुन लीजिए, आपने एससी या ओबीसी के किसी छात्र को मौका नहीं दिया, आपने दोनों सवर्ण छात्रों का पक्ष रखवाया है। ये गलत बात है। देखिए, अभी हिंदी विभाग का मसला था, आप विक्टिम कार्ड, कालीचरण जी आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, ये सरासर गलत है। मेरे शो पर देखिए, मैं बाकी लोगों की तरह ना हूं, ना वैसा पत्रकार हूं, ना वैसा एंकर हूं कि वो हो हल्ला हंगामे में आपकी बात दबा दूं और मुर्गा लड़ाई में मैं अपनी टीआरपी बना लूं। मेरा कोई शौक नहीं रही है। मुर्गा लड़ाई में हम शामिल भी नहीं होते। मैंने आपको पूरा मौका दिया इसीलिए कि आपकी पूरी बात हो जाए। जो 2-3 बातें आपने कही हैं, मैं स्टूडेंट्स के साथ हूं, उससे पहले मैं आपको साफ करना चाहता हूं। पहली बात यह है कि आपने कहा कि ये जो है ये अलंकरण है। दरअसल ये मेरा एक तरह का रोमांटिसिज्म है कि हम कोई ऐसी बात करते हैं। मैं अब अपनी बात कहता हूं आपसे। यह जो एससी, एसटी, ओबीसी या अदर का ये कैटेगरी है, ये समाज ने नहीं बनाया। ये मांग रही इस देश के बहुसंख्यक की, हमारे लिए संविधान के जरिए कैसी व्यवस्था की जाए कि हम मुख्य धारा में आएं। मुख्य धारा में आने के लिए उनको आरक्षण की जरूरत थी, सरकार ने दी, देश ने उसका साथ दिया। और ये जरूरी है कि समाज का हर तबका बराबर के साथ आगे बढ़े, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एससी, एसटी, ओबीसी ये कैटेगरी किसी और ने नहीं बनाई है, इस व्यवस्था ने बनाई है, जिसको आपने स्वीकार किया है, जिसको सबने स्वीकार किया है। इसलिए अलंकरण तो नहीं है। दूसरी बात यह है कि आप टीचर रहे हैं, अगर आप कहते हैं कि एक वर्ग के लोग ही अपराधी किस्म के रहे हैं तो फिर मुझे आप पर अफसोस है और तरस भी आता है। अगर आप किसी नहीं, मुझे बहुत तरस आता है और मुझे इस बात पर शर्म महसूस होती है कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूं। अगर आप प्रोफेसर रहे हैं, आप हिंदी के प्रोफेसर रहे हैं, हिंदी के समाज को आप जानते हैं, प्रेमचंद से लेकर के, और आप सूरजपाल चौहान तक पढ़े लिखे होंगे, मुझे लगता है कि आप भारत के समाज में हिंदी पट्टी में व्यवस्था कैसे तैयार हुई है, उन व्यवस्थाओं के भीतर जो गुंठन पैदा हुई, जो विषमताएं हैं, जो पीड़न हुआ है, वो कैसे हुआ है। आप एक जाति को, एक आदमी को या किसी व्यक्ति को टारगेट करते हैं कि यही आदमी अपराधी हो सकता है, तो मुझे बहुत अफसोस है। और फिलहाल मैं आपसे बात नहीं करूंगा जब तक कि मुझे नहीं लगता है कि मैं उस मूड में आ गया हूं कि आपसे बात की जाए।
आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि कभी न किसी जाति या किसी वर्ग को लेकर के इस तरह जनरलाइज कमेंट नहीं होना चाहिए। मेरा नाम सत्यम पांडे है और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग का शोधार्थी हूँ। अब मैं आता हूँ कि मैम ने कहा कि क्या इस कानून को किसी ने पढ़ा है। मैम, मेरे हाथ में ये राजपत्र है जो कि संसद द्वारा तो आरोपित नहीं है, लेकिन ये कानून की तरह लागू होता है। आपने भी पढ़ा होगा। इस कानून में मैं सर इतनी खामियां निकाल सकता हूं कि लग रहा है कि किसी हड़बड़ी में यूजीसी ने इस कानून को बना दिया है। इस कानून के तीसरे के गौ में आइए, पकड़ता हूं, आप बोलिए। तीसरे के गौ में आइए, 5 के 7, 11 और 12 में आइए, 8 के क में आइए। ये तीनों ऐसे उदाहरण हैं जिनका मैं बात कर रहा हूँ। पहले तो इसकी तीसरे की गौ की सब बात कर रहे हैं, लेकिन आप आइए 8 का क इसका क्या कहता है। 8 का क कह रहा है कि कोई भी पीड़ित व्यक्ति किसी भी भेदभाव की घटना की सूचना ऑनलाइन पोर्टल पर लिखित रूप में या समान अवसर केंद्र के समन्वयक को ईमेल भेजकर कर सकता है। अगला ये जो इम्पोर्टेंट है, पीड़ित व्यक्ति की पहचान अनुरोध किए जाने पर गोपनीय रखी जाएगी। क्या इस बात की कोई गारंटी देगा कि मेरे खिलाफ कोई मेल कर देता है जिसकी जानकारी मुझे होनी ही नहीं है, मैं तो 15 दिन के भीतर पुलिस को भेज दिया जाऊंगा। मुझे जानकारी भी नहीं कि कौन व्यक्ति मेरे खिलाफ क्या कह रहा है। और मान लीजिए कि इस तरीके की कोई घटना आपस में बढ़ रही है, प्रतियोगिता की घटना है, कोई प्रतियोगी जो 2 छात्र हैं जो टॉपर कंडीशन में हैं, अगर एक व्यक्ति दूसरे वर्ग का है, दूसरा व्यक्ति दूसरे वर्ग का है, अगर वो विद्वेष की भावना से मेरे ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करता है तो क्या मुझे न्याय मिलेगा? दूसरा, हर न्याय में अभी तक बीएनएस हमारे पास है, SC ST है, दिव्यांगों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं हैं। क्या ये सारे कानून जो विश्वविद्यालय की 4 दीवारी है उसको पार नहीं कर पा रहे हैं? क्या SC ST कानून विश्वविद्यालय के बाहर है? मैम से मैं पूछना चाहता हूं, जो सर अभी इतनी कौशल जी, इतनी बातें कर रहे मैं प्रोफेसर थे। परमार के पास जाऊं से पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं तिवारी मैडम का एक जवाब देना चाहती हूँ कि इन्होंने कमेटी का जो जिक्र किया, उस कमेटी के उसको ध्यान से देखिए। जो यूजीसी ने जो कमेटी बनाई थी और जो ये रेगुलेशन आया है, उस कमेटी में कितना रिप्रेजेंटेशन SC ST OBC का था? सारे के सारे मैक्सिमम स्वर्ण समुदाय के हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो जो उस कमेटी में थे, इंक्लूडिंग JNU के प्रोफेसर थे, बहुत इमिनेंट स्कॉलर्स हैं उसमें, और तमाम दूसरी जातियों के हैं जिसको आप सो कॉल्ड सवर्ण कहेंगे। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहूँगी, ये जो छात्र ने कहा, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ कि अगर इस तरीके का एक तरह से उत्पीड़न सवर्ण समुदाय के साथ कोई बिना किसी उत्पीड़ित हुए मेल कर देता है और उसको गोपनीय रखने की जो कहा कि उसके आधार पर, उसके संज्ञान में लेते हुए उसको गोपनीय रखा जा सकता है। लेकिन उससे पहले मैं अपने इस छात्र को ये कहना चाहूँगी कि बंधु, साथ ही साथ उसमें ये भी लिखा है कि जब कमेटी उसमें 24 घंटे के अंदर जो संज्ञान लेगी, तो क्या आपको लगता है कि ये पूरी कंपोजिशन की जो कमेटी होगी वो तुरंत सीधा पुलिस में डाल देगी उसको? मुझे लगता है कि यूजीसी के इस रेगुलेशन को मैम सीधे 24 घंटे में जो चीजें आ रही हैं। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैंने सुनी आपकी बात, सुन लीजिए। हाँ, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि 24 घंटे की उसकी जो प्रक्रिया है वो पुलिस में देने की नहीं है, उसको संज्ञान में लेने की है, निगरानी करने की है। ध्यान से पढ़िए, मेरे पास भी यही है जो आप पढ़ रहे थे ना, वो मेरे पास एग्जैक्ट है, एकदम वही है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, दूसरी बात मैं बस इसमें एक बात जोड़ के आप अपनी बात समाप्त करना मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी बोले आप लोग ना मर्यादा के दायरे में बोले। आपकी आपत्ति या एतराज है? सुन लीजिए, पहले उनका जवाब दे दूं मैं, अगर आप मुझे परमिशन देते हो तो। हाँ बोलिए। हाँ, मैं आपसे अनुमति लेके ये कहना चाहूँगी कि यूजीसी का जो रेगुलेशन आया है, ये इसकी मूल भावना को समझने की ज़रूरत है। 15 जनवरी 2026 से यह दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, कमेटीज़ बनेंगी इसमें। मुझे लगता है ये कुछ ज़्यादा जल्दबाजी नहीं है कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि एक वर्ग को सीधा जेल में डाल दिया जाएगा। कौशल जी, मेरे 3 सवाल हैं। एंटी रैगिंग का एक बस एक बात राणा जी, मैं आपकी अनुमति लेते हुए अपनी बात को इसमें करना चाहती हूँ। एंटी रैगिंग का जब एक्ट आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को बहुत अच्छे से पता है कि बाकायदा जब एडमिशन लेते हैं तो स्टैम्प पेपर पर लिखवाया जाता है एंटी रैगिंग के लिए। वह कानून क्यों आया था? इसलिए क्योंकि नए शोधार्थियों के लिए और उनके परिवार के लिए बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित का बन चुका था रैगिंग का। जब कानून बना,
उस कानून को, अगर मैं ये कहूँ कि 99% उस कानून की वजह से रैगिंग खत्म हुई है कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में, तो क्या मैं आपको नहीं आता हूं लगता कि कौशल इसको जी, आपके वातावरण लिए को सवाल बनाने है के मेरे लिए पास। किया गया हो? एक मिनट रुकने जाओ। प्रोफेसर परमार जी। को मैंने शामिल नहीं किया इस चर्चा में, बहुत देर से। प्रोफेसर परमार, पहले माफी के साथ आप तक मैं आ रहा हूं, बिना किसी सवाल के, चूंकि लगातार आप इस चर्चा में शामिल हैं, सुन रहे हैं, मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहता हूं। देखिए, मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में मीडिया का प्रोफेसर रहा और इसके बाद में रायपुर विश्वविद्यालय का कुलपति रहा। मेरे दोनों विश्वविद्यालय में इस तरह का माहौल नहीं बना। हमारे जो विद्यार्थी हैं, एससी वर्ग के, एसटी वर्ग के, ओबीसी और जनरल, सब साथ में मिलकर के और सारे लोग एक साथ एक हॉस्टल में खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं। इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। और हमारे भारतीय संविधान में जो हमारा प्रस्तावना है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है, उसमें समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 14 में समानता की बात कही गई है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कही गई है। तो इतने सारे प्रावधान हमारे उसमें है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि प्रावधान जो यूजीसी ने बनाए हैं वो ठीक है, परंतु कहीं दो तीन चीजें हैं। एक तो बहुत जल्दी में ऐसा लग रहा है कि बनाया गया है, और जो समय दिया गया है 24 घंटे, 15 दिन, 7 दिन, ये थोड़ा सा जल्दबाजी है। इसमें किसी छात्र के साथ अन्याय भी हो सकता है। दूसरा, जो शिकायतकर्ता के लिए कोई पनिशमेंट या कोई सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में इतनी याचिकाएं लगती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी डांट लगाता है। कई मामलों में याचिकाकर्ता को बहुत कड़ाई से पेश भी आता है। तो शिकायतकर्ता ने झूठी शिकायतें होंगी, उसका क्या होगा, इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ये जरूर है कि हमारे देश में जो हमारे स्नेही जी ने और जो दूसरी मैडम उन्होंने कहा, वर्षों तक कुछ वर्ग के साथ में अन्याय हुआ है, या यूं कह सकते हैं उनकी उपेक्षा हुई है। परंतु अभी देश को आजाद हुए 75 साल से अधिक हो गए हैं। हमें इतने दिनों के बाद भी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ रही, ये एक सोचने की बात है। सरकार को, विश्वविद्यालय प्रशासन को, कुलपतियों को, प्रोफेसरों को यह प्रयास करना चाहिए कि इस तरह का माहौल विश्वविद्यालय में बने ही नहीं। क्योंकि देखिए, जेएनयू और दिल्ली विश्वविद्यालय पूरे देश का विश्वविद्यालय नहीं है। इस देश में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छे विश्वविद्यालय हैं, बहुत अच्छी टीचिंग होती है, बहुत अच्छा माहौल है। अब वहाँ समस्या हो सकती है दिल्ली में, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, उसके ऊपर हम ना जाएंगे। परंतु मेरा ऐसा मानना है कि इस जो यूजीसी ने जो रेगुलेशन लाया है, थोड़ा सा इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। हालांकि ये वो जो रेगुलेशन है वो ठीक है, उसमें सवर्ण जो लोगों की जो नाराजगी दिख रही है उसको दूर करना भी आवश्यक है। और ये जो जल्दबाजी में जो निर्णय लेने का काम है, इसमें थोड़ा सा सोचना चाहिए, क्योंकि इतने समय में आप कैसे जांच करेंगे, बहुत सारी बातें। हमारे शिक्षक भी इतनी जल्दी कैसे जांच करेंगे, उसमें किस तरह से निर्णय ले लेंगे इतनी जल्दी। तो ये सोचने की बात है। 1 मिनट मुझे आपने सबसे आखिरी में मौका दिया है, 1 मिनट और लूंगा मैं आपसे, क्योंकि सब लोगों को 2-2 बार मौका मिल गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात जो इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग, महिला प्रतिनिधि, ऐसा इस तरह का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कहीं ना कहीं कमेटी में। तो सामान्य वर्ग के सवर्ण का भी एक अगर जोड़ देते उसमें कमेटी में, तो क्या हो जाता। देखिए, हमारे जहां जितनी संस्थान है, यूपीएससी है, पीएससी है, सब में एससी एसटी का प्रतिनिधित्व होता है। एक्सपर्ट उसके बिना किसी का चयन होता ही नहीं है, यूपीएससी में भी और पीएससी में भी। और विश्वविद्यालयों में भी यह ध्यान रखा जाता है कि जब प्राध्यापक का चयन होता है तो उसमें एससी एसटी का प्रतिनिधित्व मतलब होता ही है, बिना उसके किसी प्रोफेसर का चयन नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का सोच सरकार को, विश्वविद्यालयों को, वहां के कुलपतियों को, वहां के प्रोफेसरों को अपने विश्वविद्यालय में इस तरह का माहौल बनाना चाहिए, ना कि इस विषय को राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहिए। ये राजनीति का विषय नहीं है। विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं में वैमनस्यता फैलेगी, आपस में कहीं ना कहीं दूरियां होंगी। इस तरह का माहौल
क्रिएट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अच्छा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच में माहौल हो। और मुझे ऐसा लगता है किसी भी कार्यक्रम में कहीं भी भेदभाव वर्तमान में नहीं किया जाता है। इवन गाँव में भी अभी बहुत सारी जो कुरीतियां थी वो दूर हुई हैं, और आने वाले समय में होना चाहिए। उन वर्ग के लोगों को आर्थिक रूप से, शिक्षा की दृष्टि से इतना समृद्ध किया जाए कि वो हमारे कंधे से कंधा मिला करके देश की प्रगति में आगे बढ़े। इस सोच के साथ में हमें प्रयास करना चाहिए, और थोड़े बहुत इसमें जो कमियां हैं वो जो कमेटी में है वो यूजीसी को उस बारे में सोचना चाहिए। जी हाँ बोलिए। डॉक्टर पवार मैम को जवाब देना चाहता हूँ। जिस तरह इस रेगुलेशन का वो सदुपयोग बता रही हैं, क्या मैम को नहीं पता है कि SC ST का कितना दुरुपयोग हुआ है? NCRB 2022 का डाटा कहता है 32.67% केस जो दोष सिद्ध पाए जाते हैं, बाकी 67% ऐसे SC ST केस हैं जो किसी द्वेष भावना से किसी को फंसाने के लिए, किसी लड़ाई झगड़ा के लिए, जमीन विवाद के लिए ज़बरदस्ती फंसाए गए हुए हैं। विष्णु तिवारी का केस 22 साल बाद विष्णु तिवारी जेल से आता है। जेल से जब बाहर आ जाता है तो ना उसका घर बचता है, उसका घर भी गिर जाता है, उसके पिताजी खत्म हो जाते हैं, उसके 2 भाई खत्म हो जाते हैं। उनका 20 साल 22 साल कौन ला के देगा? राणा जी एक 30 सेकंड चाहिए। जिस तरह ये समान अवसर केंद्र बता रही हैं। मैं कौशल जी का पास देता अभी आवाज मैं जवाब दूं? देखिए कानून बहुत सारे बने हैं। एक 30 सेकंड ले रहा हूं मैं आपके जी। कानून बहुत सारे बने हैं, जैसे इस विद्यार्थी ने कहा, कानूनों का दुरुपयोग भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हो रहा है। इस पर सोचना चाहिए सरकार को कि कानूनों का दुरुपयोग ना हो। एक जो निरपराध है, जिसने वो दोष नहीं किया है, वो 10 साल तक जेल में क्यों पड़ा रहे, इस पर सोचना चाहिए सर। एक अच्छे कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन एक बुरे कानून का तो उपयोग होगा। और मैं मानता हूं कि ये बुरा कानून है। क्यों? क्योंकि इसमें न तो कोई दंडात्मक कार्रवाई है। जब बुरा ही कानून है, मेरे हाथ में यदि हथियार चलाने वाला कैसा है ये मायने रखता है। यदि किसी अच्छे व्यक्ति के हाथ में हथियार होगा तो वह अपनी सुरक्षा के लिए रखेगा, लेकिन किसी पागल मेरे पास समय की अब कमी रह गई है। कौशल जी, मेरे पास 2-3 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो कानून पहले से है, ST एक्ट, SC एक्ट, OBC एक्ट, क्या ये सारे कानून विश्वविद्यालयों के परिसर के भीतर लागू नहीं होते? मैं आपकी बात का जवाब देने के साथ साथ अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का एक कोट आपके सामने रखना चाहूँगी। उन्होंने बताया था कि किसी भी दिशा में मुड़े जाति का राक्षस आपको आगे खड़ा मिलेगा। और ये जातिवाद का दंश, सुन लीजिए कौशल जी, मेरी बात सुन लीजिए। क्या जातियों का राक्षस जो है वो OBC, SC, ST के भीतर नहीं आता है? शैक्षणिक संस्थाओं में भी जो लड़का नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जो स्टूडेंट उस दायरे में आता है जिसको आप कहते हैं कि इसको बाहर रखो, उसका उत्पीड़न नहीं होगा, उसके साथ वो बर्ताव नहीं होगा। क्या हमने मान लिया है कि ये सब लोग जो हैं वो इम्यून हैं? मैं बोलूं? बिल्कुल जी। मैं ये कहना चाहती हूँ एकदम साफ गोई से कि ये जो कमेटी का डिसीजन है, UGC का रेगुलेशन जो बना है, उसमें ST, SC, ST, OBC का कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये उन्होंने ही बनाया है। सवर्ण समुदाय का प्रतिनिधित्व कमेटी में 99% कर रहा है, 1-2 को छोड़ के, जिसमें बद्री नारायण जी है या 1-2 और होंगे। ये जो बना है ये आपके द्वारा ही बनाया गया है, आपके द्वारा ही बनाया गया है। दूसरी बात, जो प्रोफेसर मैं ये कहना चाहती हूँ, ऐसे प्रोफेसर अगर कमेटी में हुए तो छात्रों का क्या होगा? मैं आपको याद दिला दूं, इसी देश में इंडियन ट्राइबल एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था, जिसमें ट्राइब्स को जनजात अपराधी घोषित कर दिया था और जंगलों पे ट्राइब्स का कोई अधिकार नहीं होता था। ये कानून कुछ ऐसा ही है। एक बच्चा जब संवर्ण घर में पैदा होता है उसको जन्मजात जातिवादी घोषित कर रहा है ये कानून। ये कानून जन्मजात आरोप सिद्ध कर रहा है। और दूसरी बात, ये कानून राजनीति का छात्र एकता पे हमला है। ये कानून ऐसे वैमनस्य से भरे प्रोफेसरों के लिए जो है बनाया गया है। अब आप सोचिए, ऐसे प्रोफेसर जो ये बैठे हुए, अगर इनके खिलाफ हमने प्रोटेस्ट कर दिया करप्शन पे, तो क्या ये अपने शागिर्दों, अपने स्टूडेंटों से हम लोग के खिलाफ उत्पीड़न करने का प्रयास नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये आपका सरासर आरोप गलत है। नहीं राणा जी, आप मेरी बात सुनिए। एक तो आप अपने इस आरोप को वापस लीजिए। आप शोधार्थी हैं या छात्र हैं, आप अपनी मर्यादा में रह के बात करिए, नंबर 1।
नंबर 2, अगर हमने गलत बात कही है, कौशल जी को बोलिए। अगर हमने कोई गलत बात कही है और अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम भी उतने ही उसके सजा के हकदार है। तीसरी चीज, तीसरी चीज, अगर आप प्रोटेस्ट पे निकलते हैं तो SC ST OBC भी सड़कों पर उतरेगा। उनको सुनिए तो। चौथी चीज, ये जो आरोप है ये आपका पूर्वाग्रह से ग्रसित है, क्योंकि आप जन्मजात कास्टिस्ट माइंड के हैं। आपकी मानसिकता ऐसी है कि आप तो देश के प्रधानमंत्री को भी जैसे ही ये रेगुलेशन आया आपने उनको तेली सिद्ध कर दिया। ये तो आपकी मानसिकता है। ये आप यूं आरोप लगाना प्रोफेसर के साथ इस तरीके से अगर करप्शन का केस होगा तो करिए, आप बिल्कुल करिए, हम तैयार हैं सामना करने। कौशल जी, इस तरह की बात बिल्कुल नहीं हुई है, कहीं नहीं हुई है। मैं चाहता हूं कि बहस जो है बहस दलीलों पर हो, तर्कों पर हो, रेफरेंसेस सही हो, आप संदर्भ सही दें, बहस की तरह होनी चाहिए, ये दंगल की तरह ना हो ना। नहीं, मैं रोली जी आप कुछ कहना चाहती हैं? रोली जी आप कुछ कहना चाहती हैं? कहना तो मैं भी चाहता हूँ, चाहती हूँ कि अब तक आपने कहा, आपने जो राजनीतिक प्रश्न उठाया कि क्या जो आयोग है, महिला आयोग है, दिव्यांग आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, पिछड़ा आयोग है, नहीं बना है कि सवर्ण जहाँ पर परेशान हो, या क्या ये जाति जो भी सवर्ण समुदाय से आते हैं या जो भी ब्राह्मण, वैश्य, ठाकुर, कायस्थ या सिख समाज के लोग, पंजाबी, सिंधी, ये कहाँ पर जाएंगे? इनका पीड़न होगा तो कहाँ जाएंगे? यानी एक तरफ तो आपने देश की व्यवस्था में सवर्ण आयोग ही नहीं बनाया, अनुसूचित जाति वाले वहां चले जाएंगे अपने आयोग में, अल्पसंख्यक के लिए भी आयोग है, बिहार में पिछड़े लोग चले जाएंगे। इस बात की क्या गारंटी कि पीड़ित सिर्फ यही वर्ग है, वो वर्ग पीड़ित नहीं है जो सवर्ण है? पहली चीज। दूसरी चीज, नहीं, लेकिन मेरे पास समय की कमी है, लेकिन ये बहस जो है ये जरूरी है, क्योंकि अगर आपके भीतर एक डर है कि मैं एक तबके का हूं और मेरे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मेरे जाने बगैर, मेरा कुछ किए बगैर मेरे साथ हिसाब बराबर किया जा सकता है, लेकिन कालीकरण जी मैं चाहता हूं कि आपके साथ नाइंसाफी ना हो। 30 सेकंड है मेरे पास वक्त, आप जरूर अपनी बात रखें। मैं ये कह रहा हूं, देखिए कि जो आपने बात, देखो एक तो ये है यशवंत जी, आप बढ़िया डिबेट कर रहे हैं, लेकिन कोई भी आपको ऐसा छात्र नहीं मिला SC OBC से जो यहाँ आप बुला सकते। मैंने सबको बुलाया था, मैंने सबको बुलाया। हेलो, मैं अपना चुनाव देता हूँ, आप OBC हैं। हेलो देता हूँ। हेलो, बोलिए, आप बोलिए। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर वर्मा है। सुन लीजिए अंकुर। ठीक है, हेलो। हाँ अंकुर बोलिए। मेरा नाम अंकुर वर्मा है और मैं OBC समाज से ही आता हूँ। ठीक है, बोलिए वर्मा। हाँ, तो कालीचरण जी सिर्फ आप एक बात का जवाब दीजिए। बहुत सी बातें होती हैं हम छात्रों के बीच में, कुछ ऐसी बातें आपसी लैंग्वेज में होती है जो कि यहाँ पे हम नहीं कह सकते, जो जातिगत भी होती है, लेकिन उनका हम पे फर्क नहीं पड़ता, जो दोस्तों के बीच भी होती है। अगर ऐसी बातें जब होंगी, कोई एक तीसरा जो मानसिक इस तरीके के विचार रखेगा और वो जाके कंप्लेन करेगा तो उसका क्या होगा? ये कभी कभी जो दोस्ताना माहौल होता है उस दूसरी चीज लेकिन ये धमकियां हैं, खत्म होगा वो चालान काटने ये मेरे पास समय की तंगी है, लेकिन ये बहस बहुत ज़रूरी है, इसको किसी नतीजे पर जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि हम पूर्वाग्रह से बाहर आकर के, छात्र होता है, वो किसी जाति का हो, परिवार का हो, पंथ का हो, संप्रदाय का हो, वर्ण का हो, वो पढ़ने के लिए परिसर में आया हुआ है, वो पढ़ करके अपना करियर बनाना चाहता है। अगर हमने उसके पेशानी पर चस्पा कर दिया कि तुम उग्रवादी हो, उन्मादी हो, तुम जातिवादी हो, उसके भीतर कुंठा भर जाएगी। तो उसकी पर्सनैलिटी जिस तरीके से बननी चाहिए, आप उसको पहले ही मारना चाहते हैं। और स्टूडेंट है, किसी खिलाफ कोई भी अगर अपराध होता है तो वो अपराध है, तुम्हारे खिलाफ होगा तो नहीं होगा। तुम्हारे घर में चोरी हुई तो ये चोरी नहीं है, उसके घर में चोरी हुई तो चोरी हुई। इस तरह से अगर भेद हम करेंगे तो फिर समाज को, और ख़ास करके उस तबके को जिसके ऊपर देश की जिम्मेदारियां पड़ी हुई हैं कंधे पर, हम कहाँ ले जाना चाहते हैं। बहस में गुंजाइश बहुत है, हम कल भी इस बहस को लेकर के आएंगे और चाहेंगे कि किसी नतीजे पर यह पहुँचे। इस तरह की धमकियाँ आती हैं कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, यह किसी टीचर की तरफ से है। और मैं कल भी कुछ सबूतों के साथ आऊँगा। मैं पूर्वाग्रह से बाहर हूँ, मैं इस देश के हर एक आदमी के साथ हूँ जो इस देश के कानून, संविधान, यहाँ की सामाजिक व्यवस्था और समता के सिद्धांत के साथ चलता है। मेरा मकसद भी यही है। फिलहाल मेरे पास समय की कमी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से।
मैं मेरे साथ बस इतना ही। मैं कल फिर ये शो कल फिर भी होगा। कि पहले दलित, ओबीसी, एससी कई सवाल है, इस तरह कई गंभीर सवाल हैं, संगीन हैं। मेरे साथ बस इतना ही। रात 9 बजे फिर मेरी आपकी मुलाकात होती है न्यूज़ मास्टर में। तब के तक नमस्कार।